जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड में आज का हमारा टॉपिक है प्लांट इशू टू कॉन्ट्रैक्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते समय कौन कौन सी विशेष मदें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित होती हैं और उन्हें किस तरीके से और किस प्रकार दिखाया जाएगा। उसमें एक आइटम है, एक हमारा एक्सपेंसेस है प्लांट इशू टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके संबंध में कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते समय जो हमने प्लांट इशू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, उसको किस तरीके से दिखाया जाएगा, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठेका कार्य हेतु जो प्लांट हम इशू करते हैं उसकी भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इसकी मुख्यतः 3 प्रकार की विधियां हो सकती हैं। तीनों विधियों में लेखा रखने की विधि अलग अलग है, परंतु तीनों विधियों का उद्देश्य ठेका खाते को डेप्रिसिएशन या किराए की राशि से डेबिट करना है। प्रथम विधि, जब ठेकेदार द्वारा किसी दीर्घावधि में किसी लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई प्लांट क्रय किया जाता है और उसका निर्गमन उस ठेके में प्रयुक्त होने के लिए कर दिया जाता है, तो यह अनुमानित किया जाता है कि प्लांट का जीवन ठेके की अवधि के साथ ही समाप्त हो जाएगा, अतः उसकी मूल लागत उस अवधि में ही पूर्णतः हासिल हो जाएगी। तब ठेके खाते में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाती हैं। यानी जब हम किसी पर्टिकुलर ठेके के लिए ही कोई प्लांट खरीदते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि प्लांट सिर्फ इस ठेके में ही काम में आएगा और ठेके के समाप्त होते होते ये प्लांट भी समाप्त हो जाएगा, तो उस प्लांट की पूरी जो कॉस्ट है वही उस ठेके के अंदर ही डेप्रिशिएट हो जाएगी। इस स्थिति में हम पहला प्लांट के इशू करने पर, जब भी हम प्लांट इशू करेंगे तो प्लांट की संपूर्ण राशि जो भी मूल्य होगा उससे हम प्लांट खाते को डेबिट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा देंगे। यानी उसमें हमारा ठेके खाते को प्लांट अकाउंट की पूर्ण दिखाएंगे तो हमारा ठेका खाता डेबिट और प्लांट अकाउंट हमारा एंट्री बन जाएगी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। ठेका वर्ष में लेखा कार्य का एक भाग पूर्ण होने पर, यदि ठेका कार्य कई वर्षों तक चलता है और प्रत्येक लेखे वर्ष के अंत में अथवा ठेका कार्य के एक भाग के पूरा होने पर प्लांट का मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्य से ठेका खाता क्रेडिट और प्लांट खाता डेबिट किया जाता है। यानी जैसे हमारी अवधि पूरी होगी तो हम उस प्लांट की वैल्यू निकालेंगे, कितनी वैल्यू बची है, यानी कितना हाथ हमारा चार्ज हो चुका है। तो वर्ष के अंत में जो वैल्यू बचेगी उससे हमारा प्लांट अकाउंट डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी एंट्री बन जाएगी हमारी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो ये हमें ध्यान रखना है। पहली विधि के अंदर जब हम प्लांट इशू करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे टू प्लांट अकाउंट के नाम से, और वर्ष के अंत में जब हमारा प्लांट बच जाएगा तो उसे मैं प्लांट एट साइट के नाम से क्रेडिट साइड दिखाएंगे डेप्रिसिएशन घटा के। या तो हम वैल्यूएशन निकालेंगे कितनी वैल्यू होगी, नहीं तो जितना भी हमने प्लांट इशू किया है उसमें उस अवधि का डेप्रिसिएशन घटाकर शेष राशि क्रेडिट साइड हमारी प्लांट एट साइट के नाम से दिखा दी जाएगी। यदि ऐसे प्लांट में मूल्यह्रास की दर दे रखी है तो फिर हम जो भी रेट दे रखी है उस रेट के अकॉर्डिंग उस पर हास निकाल के उसकी राशि को घटाकर क्रेडिट साइड दिखा देंगे। वर्ष के अंत में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्लांट का पुनः मूल्य आंका जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम असेट साइड में शामिल करके दिखाएंगे। नेक्स्ट ईयर में चूँकि ठेका हमारा एक से अधिक वर्षों तक चलता है तो एक से अधिक वर्षों तक उसकी प्रक्रियाएं हमारी चलती रहती हैं, तो अगले वर्ष के प्रारंभ में इसकी विपरीत प्रविष्टि की जाएगी। यानी इस साल जब हम ठेका खाते को क्लोज करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में हम ठेका खाते को वापस ओपन करेंगे तो हमारी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो जितना भी हमारा इस साल प्लांटेड साइड क्रेडिट साइड था वो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड दिखाया जाएगा प्लांटेड साइड। यानी प्रथम वर्ष के स्टार्ट में हमने जो प्लांट इशू किया है उसमें से उस वर्ष का डेप्रिसिएशन घटा के हम लास्ट में दिखाएंगे उसको क्लोजिंग बैलेंस प्लांटेड साइड के नाम से। फर्स्ट ईयर में जो क्लोजिंग बैलेंस होगा प्लांट का उसको हम सेकेंड ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में डेबिट साइड में दिखाएंगे प्लांटेड साइड ओपनिंग वैल्यू के नाम से। ठेका कार्य पूर्ण होने के साथ साथ ही प्लांट की कार्य क्षमता भी समाप्त होने पर उपरोक्त प्रविष्टियाँ उस समय तक की जाएंगी जब तक, मतलब ये जो हम प्रोसेस अपनाएंगे तब तक की जाएंगी जब तक कि हमारा ठेका काम पूरा नहीं हो जाता। जब हमारा ठेका काम पूरा हो जाता है तो प्लांट की हम कार्य क्षमता और उपयोगिता पूर्णतः हमारी समाप्त हो जाएगी। सिर्फ हमारा सैलवेज यानी अवशेष बचेगा उस प्लांट का। यदि ठेके के कार्यकाल में तो हम सैलवेज हमारा लास्ट में बचेगा जो हम डेप्रिसिएशन निकालने के काम में लेते हैं। यदि ठेके के कार्यकाल में कोई प्लांट बीच में ही बेच दिया जाता है तो यदि वो प्लांट बेचा गया है तो फिर हमारा वो ठेके खाते में यानी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कैश या बाय बैंक के नाम से दिखाया जाएगा। यदि ऐसे विक्रय पे कोई लॉस है तो लॉस भी हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, और यदि प्रॉफिट है तो डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाया जाएगा।
यानी ऐसे बेचे गए प्लांट पे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। इसी प्रकार यदि हमारे प्लांट का कोई नुकसान हो जाता है, जैसे प्लांट हमारा चोरी चला गया है, ये प्लांट हमारा किसी दुर्घटना में नष्ट हो गया है, तो ऐसे प्लांट को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। ठेका कार्य पूरे हो जाने पर भी प्लांट के कार्य योग्य बचने पर, यदि कार्य पूर्ण होने के बाद भी हमारा प्लांट ऐसा है कि वो बचा हुआ है, तो इसके अवशिष्ट मूल्य से प्लांट खाते को डेबिट तथा ठेका खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी जो भी वसूली मूल्य बचेगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय प्लांट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है। जब हमने कोई विशेष प्लांट किसी विशेष ठेके के लिया हो और वो ठेका हमारा 1 से अधिक वर्षों तक चल रहा हो, तो हम किस किस तरीके से उसका एडजस्टमेंट करके दिखाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बता रही हूँ आपको कि प्लांट अकाउंट किस तरह से बनाया जाएगा, या प्लांट अकाउंट की मदों को किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक सूचना है, 1 अप्रैल 2017 को एक ठेके को जो इशू किया गया था प्लांट वो था हमारा 50,000 का। जिस दिन प्लांट इशू किया गया उसी दिन 2,000 की लागत का प्लांट हमारा चोरी हो गया और 1,000 का प्लांट हमारा आग से नष्ट हो गया। दोनों हमको नुकसान हो गए हैं, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 12,000 की लागत का प्लांट 1 जुलाई 2017 को 10,000 रुपये में बेचा गया। चूँकि इसको बेच दिया है तो इस पर भी हम प्रॉफिट लॉस की गणना करेंगे। जैसी भी स्थिति होगी उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 1 अक्टूबर 2017 को 5,000 का प्लांट अन्य ठेके को भेजा गया। चूँकि हमने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया है तो ये हमारा प्लांट ट्रांसफर्ड के नाम से क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। यानी जिस जिस तरह से प्लांट हमारा कंज्यूम होगा, कम होता जाएगा, चाहे वो दुर्घटना लॉस की वजह से हो, चाहे हमने बेच दिया हो, चाहे हम उसको किसी और ठेके को दे दिया हो, ये सब हमारे क्रेडिट साइड दिखाएंगे। बचे हुए प्लांट में वर्ष भर का डेप्रिसिएशन घटा के जो राशि शेष बचेगी, यानी जो बचा हुआ प्लांट अभी भी स्टिल इसी ठेके में काम में आ रहा है, वो सबसे लास्ट में प्लांट एट साइट एट द एंड के नाम से दिखाया जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। सबसे पहले जो प्लांट इशू किया है वो हमारा डेबिट साइड आ जाएगा, उसकी कॉस्ट प्राइस से टू प्लांट अकाउंट। तो यहाँ पे हमने 50,000 रुपये का प्लांट यहाँ पर इशू किया था। अब किस किस तरह से कंज्यूम हुआ है, सबसे पहले हमको लॉस हो गया था चोरी की वजह से और आग में जलने की वजह से। चूँकि लॉस है तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्लांट स्टोलन, ये हमारा 2,000 रुपये का जो सेम डे है तो उसमें डेप्रिसिएशन कोई एडजस्टमेंट नहीं करना हमको। एंड लॉस बाय फायर, ये लॉस हुआ है हमें 1,000 का। तो टोटल हमें 3,000 का लॉस हो गया सेम डे, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद हमने एक प्लांट है जो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है 1 जुलाई को, बेच दिया है हमने। 1 जुलाई को हमने एक प्लांट बेच दिया है, तो 1 जुलाई को बेचने की एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश या बैंक, जैसी भी स्थिति है। प्लांट सोल्ड, इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस है वो भी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे। जो प्लांट हमने बेचा है उसकी जो कॉस्ट है वो है हमारी 12,000। हमने इसको सोल्ड किया है, बेचा है इसको हमने 1 जुलाई 2017 को। इसको हमने इशू किया था 1 अप्रैल 2017 को। डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो है हमारी 10%। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे अप्रैल से जुलाई तक का 3 मंथ्स का। तो 12,000 पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा। 12,000 की कॉस्ट है, रेट है 10%, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है। तो इस पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 300 रुपीज़। तो जिस तारीख को प्लांट बेचा गया था उस तारीख को उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 12,000 हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू है, 300 हम डेप्रिसिएशन है। तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगी जिस तारीख को हमने बेचा है उस तारीख को जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी इसकी वो हमारी आ जाएगी 11,700। और हमने इसे सोल्ड जो किया है वो किया है 10,000 में। तो यहाँ पे हमको लॉस हो गया है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 1,700 का। तो जितने में बेचा है 10,000, इसको हम कैश या बैंक के नाम से दिखा देंगे। जो लॉस है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। चूँकि लॉस है तो ये हमारा क्रेडिट साइड ही आएगा। तो बाय प्लांट सोल्ड आ गया हमारा 10,000। हमको लॉस हो रहा है तो लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय P&L में, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट।
ये आ जाएगा हमारा 1700। इसके बाद नेक्स्ट हमने 1 अक्टूबर को एक प्लांट ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये आ जाएगा बाय प्लांट ट्रांसफर्ड के नाम से। तो यहाँ पर हमने प्लांट ट्रांसफ़र किया है 12,000 1 अक्टूबर 2017 को 5,000 का। तो सेकंड पॉइंट हम सॉल्व कर देंगे। हमने ट्रांसफ़र किया है 1 अक्टूबर 2017 को, इसकी कॉस्ट है हमारी जो ट्रांसफ़र किया है वो 5,000 और इस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारी सेम वही है 10%। तो इस पर डेप्रिसिएशन चूँकि हमने 1 अक्टूबर तक काम में लेके फिर ट्रांसफ़र किया है, तो 1 अक्टूबर तक का जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे इसी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर शामिल किया जाएगा। तो हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 5,000 इंटू 10% इंटू 6/12। तो 250 का डेप्रिसिएशन हमको इसी कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज करना है, बाकी हमारा अगला कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ प्लांट ट्रांसफ़र की जो हमारी कॉस्ट है वो है 5,000, इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन जितने टाइम तक ये प्लांट यहाँ पे काम आया है। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम लेस कर देंगे यहाँ से 250। तो जब हमने ट्रांसफ़र किया तब उसकी रिटर्न वैल्यू थी 4,750 रुपीज़। तो हम लॉस चूँकि सेम डे था तो हमने पूरी कॉस्ट दिखा दी है। सेल हमने 3 मंथ्स के बाद में किया है, तो 3 महीने के डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट करने के बाद कंपेयर करेंगे कि हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। और प्लान ट्रांसफ़र चूँकि हमने 6 महीने बाद किया है तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन इसी कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज होगा। रिमेनिंग हम दिखा देंगे बाय प्लांट ट्रांसफर के नाम से। लास्ट में जो प्लांट बचेगा वो हमारा आ जाएगा बाय प्लांट एट साइट के नाम से। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है बाय प्लांट एट साइट एट द एंड कॉस्ट। तो इसकी हम कॉस्ट निकाल लेंगे। तो टोटल प्लांट जो हमने शुरू में इशू किया था वो हमने किया था 50,000 का, जिसमें से 2,000 का हमारा लॉस बाय स्टोलन था, 1,000 का लॉस बाय फायर था, 5,000 का प्लांट हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और 12,000 का प्लांट हमने बेच दिया। ये सब कॉस्ट है। ये सारी जो आइटम्स है इसको हम कॉस्ट, चूँकि इस कॉस्ट दे रखी है तो इन सब की भी हम कॉस्ट ही लेस करेंगे। तो जो प्लांट हमारा बच गया है रिमेनिंग, उसकी जो कॉस्ट है वो हमारी आ जाएगी 30,000। तो इसकी जो कॉस्ट है वो है हमारी 30,000। चूँकि ये प्लांट हमारा साल भर काम में आया है तो इसमें से लेस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 30,000 का 10% 3,000। तो प्लांट एट साइट जो लास्ट में आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 27,000 रुपीज़। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्लांट की जो मद होगी वो इस तरह से दिखाई जाएगी। थोड़ा सा फिर ब्रीफ कर देती हूँ मैं। जो प्लांट शुरू में इशू किया है उसकी कॉस्ट डेबिट आ जाएगी। फिर जो हमारा लॉस हो गया है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L में। जो हमने बेच दिया है वो बाय कैश के नाम से आएगा। जो प्लांट ट्रांसफ़र किया है बाय ट्रांसफर्ड के नाम से आएगा। तीनों ही स्थितियों में ये घटना जिस तारीख को घटी है उस तारीख तक का डेप्रिसिएशन घटा के शेष राशि को कंपेयर करके दिखाएंगे कि हमें लॉस हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है या किस अमाउंट पे हमने ट्रांसफ़र किया है। सबसे आखिरी में जितना प्लांट हमारा बचेगा उसमें से साल भर का डेप्रिसिएशन लेस करके उसकी वैल्यू आ जाएगी, रिटर्न ऑन वैल्यू आ जाएगी 27,000, जिसे हम सेकेंड ईयर के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में प्लांट एट साइट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर के नाम से दिखाएंगे। इसके बाद जो सेकंड विधि है हमारी, तो जब किसी प्लांट का प्रयोग एक साथ कई ठेकों पे किया जाता है, ये जो मैंने समझाया तो तब है जब कोई प्लांट हमने किसी स्पेसिफिक ठेके के लिए ख़रीदा हो। पर यदि कोई प्लांट किसी एक साथ कई ठेकों के लिए खरीदा जाता है और प्रत्येक ठेके पे इसका प्रयोग सीमित समय के लिए ही आवश्यक होता है, तो ऐसे प्लांट को हम किसी स्पेसिफिक ठेके के नाम से इशू नहीं कर सकते। इस स्थिति में प्रत्येक ठेके खाते को सिर्फ डेप्रिसिएशन से डेबिट किया जाएगा। तब हम इस तरीके से बड़ा प्रोसेस करके प्लांट इशूड और प्लांट एट साइट निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक प्लांट एक से अधिक ठेकों पे लगातार काम में आ रहा है और किसी स्पेसिफिक ठेके नहीं खरीदा गया है, तो उस पर जितनी अवधि के लिए वो प्लांट जिस ठेके पे काम में आया उस अवधि का डेप्रिसिएशन उसके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फार्मूला हम वही अप्लाई करेंगे जो अपन पहले से भी जानते हैं और पढ़ के आए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ प्लांट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ये लाइफ हमारी ईयर्स में हो सकती है, डेज़ में हो सकती है, आवर्स में जो भी हमारे वर्किंग आवर्स हैं, जितने घंटे मशीन काम करती है उस आवर्स में भी हो सकती है। इससे हम निकाल लेंगे कि जितने भी घंटे या जितने महीने या जितने साल प्लांट का काम हुआ है उतना डेप्रिसिएशन हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे।
थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है जब प्लांट हमने खरीदा ही नहीं हो, किराए पर लिया हो। यदि किराए पर लिया है तो हमें सिंपल जितना किराया हमने चुकाया उतना किराया हमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देना है। यानी उस स्थिति में सिंपल हमको एक खर्चे की तरह रेंट दिखाना है, फिर हमको प्लांट का कोई अलग से और एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये 3 तरीके से प्लांट हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में काम में आ सकता है। पहली विधि, जब हमने किसी स्पेसिफिक प्लांट के लिए कोई स्पेसिफिक ठेके के लिए कोई स्पेसिफिक प्लांट खरीदा है जो पूरा उसी पे काम में आ रहा है, तब हम क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। सेकंड, यदि हमने किसी स्पेसिफिक ठेके के ना लेकर जनरली कई ठेकों के लिए प्लांट खरीदा है तो हम सिंपल डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, और यदि हमने किराए पर लिया है तो हम सिंपल किराया दिखाएंगे, रेंट दिखाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते समय प्लांट के संबंध में इस तरह का समायोजन हमें ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही।